हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 3। इससे पहले 2 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया और वहां जो आपको ग्रुप मिलेगा उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां इसका पीडीएफ क्वेश्चन का और एक्सप्लेनेशन का दोनों का पीडीएफ जो है मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन भी पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपका जो सेट है वो पूरा कंप्लीट हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की संरचना जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो भारतीय संसद भवन की जो संरचना है वो सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। और भारतीय संसद भवन जो है वो 1931 में बनकर तैयार हुआ था। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी आप लोग रिसेंटली एक नाम सुने होंगे सेंट्रल बिस्ट्रा पुनः विकास परियोजना। ये एक नया परियोजना आया है सेंट्रल बिस्ट्रा परियोजना, और इसी परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण जो है वो प्रस्तावित है। नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे शोधित नहीं किया जा सकता है। तो रोम को नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो कि सीपीयू में संरक्षित रहता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है। तो इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका नाम है अर्पानेट। ठीक है, क्या नाम है? अर्पानेट उसका नाम है। और इस अर्पानेट का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अर्पानेट जो है वो दुनिया का पहला ऐसा नेटवर्क था जो कि टीसीपी और आईपी मॉडल का प्रयोग किया था। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इंटरनेट की बात हो रही है तो कि 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा को शुरू किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसी कॉलोनियाँ थी पांडिचेरी और सूरत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए और सी दोनों। फिर आप लोग पढ़े होंगे कि भारत सरकार को जो फ्रांसीसी बस्तियां थी वो 1954 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि राम खेलिया जो है वो किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो राम लेखिया हो गया, जट जाटिन हो गया, सांबा चकेबा हो गया, यह सब जो है वो बिहार का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का। नेक्स्ट कह रहा है कि सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम लैंप का जो अधिकतर उपयोग है वो स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। सोडियम बाष्प लैंप में धात्विक सोडियम और पिन नुमा 2 इलेक्ट्रोड जो है वो लगे रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ जो है वो काम करता है। तो हवाई जहाज़ जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्नौली के सिद्धांत पर। जब हवाई जहाज़ में ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसको हम लोग लिफ्ट कहते हैं, और हवाई जहाज़ में जो आगे की ओर लगने वाला जो बल होता है उसको हम लोग ड्रैग कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वातावरण में उपस्थित प्रदूषक शीशे के कारण हो सकता है। तो शीशे के कारण कौन सा रोग हो सकता है? हृदय रोग हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय रोग। जो वातावरण में उपस्थित प्रदूषक शीशा जो होता है वो वाहनों से निकलने वाले गैसों से फैलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि CO2 की उपस्थिति जो है वो बारिश के पानी का pH कहाँ तक कम कर सकती है। तो CO2 की उपस्थिति जो है के कारण वर्षा के जल का जो pH मान है वो 5.6 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो 5.6 होगा। वहीं याद रखिएगा जो अन्य प्रमुख प्रदूषक गैसें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें SO2 है, NO2 है, ये सब के कारण जब वर्षा के जल का जो pH मान है वो अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वह जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन कहलाती है।
नेक्स्ट कह रहा है कि श्रीलंका तब सिलोन, क्योंकि श्रीलंका का पुराना नाम जो था वो सिलोन था, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, तो श्रीलंका का प्राचीन नाम था ताम्रपारनी। ठीक है, कह रहा है कि श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान किया गया था, तो इसको किया गया था 1948 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1948 में। श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति का नाम है गोतबाया राजपक्षे। आगे कह रहा है कि CRISPR का क्या अभिप्राय है, तो CRISPR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लस्टर्ड ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोनिक रिपीट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जो क्रिस्पर है यह जीन एडिटिंग जो कि जेनेटिक हेरफेर होता है उसके लिए एक टूल बॉक्स जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 82, कह रहा है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश की जो संजय जल विद्युत परियोजना है वो एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। और यह जो है वो हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिले में अवस्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता है 120 मेगावाट और यह जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी जो है वो है, तो गुरुत्वीय त्वरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए जब एक अम्ल जो है वो किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है और यह जो है वो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। लेकिन एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें कि दो आयनों का विस्थापन करके यौगिक भी बनता है वो दोहरा विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दोहरा विस्थापन। नेक्स्ट कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो है वो कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था और इसी के फिर विरोध में गांधी जी जो थे वो केसरी हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नाइटहुड की उपाधि जो है वो इसी के विरोध में लौटा दिए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन था, तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव थे यूरी गागरिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो थे वो रूस के एक अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध तख्त हाउस मोर का सिंहासन जो है वो इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था, तो मयूर सिंहासन जो है वो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। वहीं मयूर सिंहासन का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, वो करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां और भी बहुत सारी चीज़ों का इमारत का निर्माण करवाया है, जैसे कि दिल्ली का लाल किला हो गया, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, यह सब जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में उपनिवेश राज के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मार्लो मिंटो सुधार की बात कर रहा है। मार्लो मिंटो सुधार एक्ट जो था वो 1909 में लाया गया था और 1909 का जो भारत परिषद एक्ट था उसी को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना गया, जिसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल जो है वो प्रदान किया गया था। वहीं कह रहा है कि कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया, तो यह जो है वो 1912 में। वहीं प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो यह 1914 से शुरू हुआ और 1918 तक चला। लखनऊ पैक्ट की अगर बात करते हैं तो लखनऊ पैक्ट जो है वो 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अब इसको अगर आप सही से अरेंज करते हैं तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है 1909, 1912, 1914 और 1916, यानी सब सीक्वेंस में है 1, 2, 3, 4। इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कि एक अम्ल पृथक रूप से धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया करने पर एक गैस बनाता है। इन अभिक्रियाओं में एक्स क्या है, मतलब कौन सा गैस बनाता है, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई अम्ल जो है
ठीक है, कोई एसिड जो है अगर धातु से अभिक्रिया करता है, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अम्ल जो है वो अगर धातु से अभिक्रिया करता है तो वो लवण और H2 गैस बनाएगा। अगर धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो लवण और CO2 गैस और जल बनाएगा। और अगर क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा कार्य जो है वो ब्रिकों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ब्रिक के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोनों को उत्सर्जित करना जो है वो ब्रिक का कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रिक से याद रखिएगा, ब्रिक की जो कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि केशुरुकियों का सही उद्विकासीय क्रम कौन सा है। तो सही उद्विकासीय क्रम जो होगा वो होगा मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तन्यपायी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से गुजरता है। तो सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो राजस्थान राज्य से भी गुजरेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आगे कह रहा है कि संघ और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए भारत के संविधान ने 3 सूचियां जारी किया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से जो 2 हैं वो शक्ति के बंटवारे को नियंत्रित करते हैं। तो शक्ति के बंटवारे को नियंत्रित करता है अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्ति के बंटवारे से संबंधित संविधान में वर्णन किया गया है, जिसमें 3 तरह के सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और तो संघ सूची जो है वो जिस पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो सामान्यतः राज्य विधानमंडल को है। और समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद और विधानसभाओं दोनों को है। लेकिन दोनों के बनाए गए कानून में अगर मतभेद होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून को प्राथमिकता दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है। तो देखिए न्यायालय जो है वो रीट जारी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आपने पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है वो उच्चतम न्यायालय होता है, लेकिन रीट जारी करने की जो शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को होता है। उच्चतम न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह की रीट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। वो 5 रीट होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। नेक्स्ट कह रहा है कि थैलेसीमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हेमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, यह क्या है। तो यह एक आनुवांशिक विकार है जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है। कह रहा है डेसिबल ध्वनि की इकाई, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई आपने पढ़ा ही होगा कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। फिर कह रहा है नॉटिकल माइल दूरी की इकाई, सही है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। और कह रहा है सेल्सियस उष्मा की इकाई, यह गलत है क्योंकि सेल्सियस जो है वो ताप की इकाई है, ना कि उष्मा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया था। तो मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया गया था महबूब उल हक के द्वारा, जो कि एक पाकिस्तान के नागरिक थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक के द्वारा। और फिर जो है वो UNDP के द्वारा सर्वप्रथम 1990 में यह जो मानव विकास इंडेक्स है वो जारी किया गया था। वहीं याद रखिएगा अगर पूछ दे कि भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा, तो भारत में सर्वप्रथम जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा 1994 में मानव विकास इंडेक्स जो है वो जारी किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है राइडर कैप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो राइडर कैप जो है, राइडर कैप हो गया, बाकर कप हो गया, सर्किट कप, डनिहाल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये सब का संबंध जो है वो गोल्फ से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ से है। और आधुनिक गोल्फ का जो खेल है वो सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है सत्यपाल का निधन हो गया है, वो क्या थे। तो यह एक फैशन डिजाइनर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यपाल एक फैशन डिजाइनर थे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। तो मृत्युदंड को समाप्त किया है कजाकिस्तान ने।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान जो है वो मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया गया है। तो गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक जो है वो अर्जेंटीना में पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना में। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 किसे चुना गया है। तो 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीफा का जो पुरुष वर्ग में चुना गया था वो चुना गया है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष है रॉबर्टो अजीवेदो। ठीक है, WTO की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका गठन जो है वो 1995 में हुआ है और हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है 22 अप्रैल 2020 को आयोजित विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। पहले तो यही याद रखिए, विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 2020 के यहाँ थीम की अगर बात करते हैं तो 2020 में इसका थीम था जलवायु कार्रवाई। लेकिन अब आपको 2020 का थीम नहीं 2021 का थीम याद रखना है जो कि था रीस्टोर आवर अर्थ। 2021 का थीम याद रखिएगा जो था कि रीस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट कह रहा है कि केरल का सबरीमाला मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर है। तो केरल का सबरीमाला मंदिर जो है वो पंपा नदी के तट पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है गुजरात के निम्न में से किन जिलों में 2 ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो यह कहाँ किया गया है, यह किया गया है पाटन और बांसकांठा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी गुजरात के रिसेंटली 2 जगह को रामसार स्थल में भी जोड़ा गया है। ठीक है, पहले रामस्थल थे 42 लेकिन अब हो गए हैं 46, 4 रामसार स्थल जुड़ गए हैं जिसमें 2 जो है वो गुजरात का है। वो दोनों कौन कौन से हैं ये आपको नाम कमेंट करके बताना है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले रामसार स्थलों की सूची भारत में थी 42, अब 4 और बढ़ गए हैं जिसमें 2 जो हैं वो गुजरात के ऐड किए गए हैं। वो दोनों रामसार स्थलों के नाम क्या हैं जो गुजरात के 2 रामसरो स्थल जो है वो ऐड किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि उस भारतीय गीतकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हवा आने दे गीत लिखा है। तो हवा आने दे गीत जो है वो स्वानंद किरकिरे के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि जून 2019 में किस देश ने 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। तो 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों की जो बिक्री है वो प्रतिबंध लगा देगा आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। नेक्स्ट कह रहा है कि उस भारतीय निशानेबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन रैंकिंग के अनुसार महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में विश्व स्तर पर नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है अपूर्वी चंदेला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपूर्वी चंदेला। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो जल संक्रामक यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। अच्छा, वाटर बॉर्न डिजीज है यह पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं टाइफाइड है वाटर बॉर्न डिजीज, हैजा भी है, उसके बाद हेपेटाइटिस ए भी है। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 जो है वो क्या है, जल संक्रामक यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रोंकाइटिस जो है वो रोग का कारण क्या है। तो ब्रोंकाइटिस रोग का कारण है धूम्रपान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मोकिंग जो है वो इस रोग का कारण है। और ब्रोंकाइटिस जो है वो श्वसन नलियों की एक सूजनकारी बीमारी है जिसके कारण बहुत बुरी तरह से खांसी होती है। नेक्स्ट कह रहा कि रबर के वल्नीकरण में प्रयुक्त सल्फर का प्रतिशत कितना है। तो रबर के वल्नीकरण में प्रयुक्त सल्फर का जो प्रतिशत होता है वो 5% होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आपने लोगों ने पढ़ा ही होगा कि रबर को कठोर बनाने के लिए जो है वो उसमें सल्फर मिलाया जाता है और जो उच्च वल्नीकृत रबर होता है उसको एवोनाइट कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि बैटरी में जो उपयोग होने वाली रबर के वल्नीकरण होता है उसमें 30% सल्फर का प्रयोग होता है। ठीक है, वहीं सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कह रहा सबसे जहरीली मछली कौन सी है। तो सबसे जहरीली मछली है इसमें पफ्फर मछली। यह जो है वो मोस्टली जापान में पाई जाने वाली एक मछली है और इसमें टेट्राडॉक्सिन नामक एक जहर पाया जाता है।
टेट्रोडॉक्सिन जो होता है वो जहर इतना जहरीला होता है कि जो साइनाइड हम लोग जिसको बोलते हैं कि बहुत जहरीला है, उस साइनाइड से भी लगभग 1200 गुना ज़्यादा जहरीला होता है इस मछली में जो पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि नील की खेती करने वाले के विरोध को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। और नील दर्पण लिखी कब गई थी? 1859 में लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दीनबंधु मित्र। फिर जाके नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो माइकल मधुसूदन के द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? माइकल मधुसूदन के द्वारा किया गया था। कह रहा है अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध जो है वो ब्रिटेन और चाइना के बीच लड़ा गया था, जिसमें चाइना जो है वो बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन और चाइना के बीच। फिर जो प्रथम अफीम युद्ध था 1839 से लेकर 42, यह जो है वो नानकिंग की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट कह रहा 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन जो है वो किसने किया था? तो 5वीं बौद्ध परिषद का जो आयोजन है वो हर्षवर्धन ने कन्नौज में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और कन्नौज संगति का जो अध्यक्ष था वो हेनसोंग था। ठीक है, वहीं हर्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो हर्ष से याद रखिएगा, हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। बानबट जो था वो हर्ष का दरबारी कवि था। और एक चीनी यात्री हेनसोंग जो था वो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाली तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रा को पार करना पड़ता है? तो तिब्बत में प्रवेश करने के लिए पार करना पड़ता है या तो नाथुला दर्रा सिक्किम की ओर, या फिर लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड को पार करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नाथुला दर्रा सिक्किम। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, और जो लिपुलेख दर्रा है वो हिमालय पर्वत श्रेणी में जो उत्तराखंड है और तिब्बत के मध्य से स्थित एक दर्रा है। नेक्स्ट कह रहा है सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिज का प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर हाँ किया जाता है, एल्युमिनियम किया जाता है, सिल्का भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी। और विश्व में सर्वप्रथम जो आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण है वो 1824 में ब्रिटेन में किया गया था। और भारत का जो प्रथम सीमेंट उद्योग है वो 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? उस उच्च न्यायालय में जहाँ से वो रिटायर्ड हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं उच्च न्यायालय से याद रखिएगा, उच्च न्यायालय का गठन जो है वो अनुच्छेद 214 के अधीन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा जो है वो कब बुलंद किया गया? तो यह जो है वो 1789 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1789 में, जब फ्रांसीसी राजक्रांति के दौरान ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो नारा है वो बुलंद किया गया। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति जो है वो प्रारंभ हुआ था, और इसीलिए 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ टेस्ट सीरीज के 120 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी PDF में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।